नमस्कार। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू और सब्जेक्ट है। एक ऐसा शास्त्र आर्थिक पहलू से जुड़ा हुआ जो धन से संबंधित है, अर्थ से संबंधित है। उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है और राजस्व क्या है, इन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। राजनीति शास्त्र में राज्य क्या है, सरकार क्या है, मानव का राजनीतिक व्यवहार क्या है, इन सब पहलुओं का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। अब हम दोनों के संबंधों का जो अध्ययन कर रहे हैं उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि व्यक्ति के जो जीवन की शैली है उसमें धन के बिना, संपत्ति के बिना किसी भी कार्य को संपन्न करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसे अध्ययन करना और राजनीति शास्त्र के माध्यम से उसे व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। एक लेखक प्लेटो जो दार्शनिक विचारक है, उसका मानना था कि दार्शनिक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, परिवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति और परिवार दार्शनिक वर्ग के लक्ष्य में बाधक बनते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अरस्तु कहता है संपत्ति भी होनी चाहिए, परिवार भी होना चाहिए। न तो निजी संपत्ति के बिना, न निजी परिवार के बिना व्यक्ति का डेवलपमेंट यानी विकास हो सकता है, न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि व्यक्ति के पास निजी संपत्ति, निजी परिवार होना चाहिए। अब आप देखिए, व्यक्तिवादी विचारक J.S. मिल कहते हैं व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके पास 3 अधिकार पहले से ही उपलब्ध होते हैं। मूल अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में यदि हम आदर्शवादी विचारक हेगल का, T.H. ग्रीन का, इनका विचार पढ़ें तो हमारे सामने बात आती है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करते हैं और अधिकार राज्य में ही उपलब्ध हो सकते हैं, राज्य द्वारा ही दिए जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं। इसी संरक्षण की और व्यवस्था की बात से हमने आज अध्ययन किया है राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। सबसे पहली बात तो यही आई कि व्यक्ति की अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति बिना संपत्ति के संभव नहीं है और संपत्ति में असमानता होगी तो समाज में अराजकता, अव्यवस्था फैल सकती है और इसीलिए धीरे धीरे राज्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। क्योंकि व्यक्ति जब जंगल में रहता था, एकांकी जीवन था, धीरे धीरे जब वह सामाजिक अवस्था में उसने प्रवेश लिया तो उसकी अनंत आवश्यकताएं उत्पन्न हो गई। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे परिवार समाज में रहना पड़ा और परिवार समाज के बाद राज्य के सामने आया। अलग अलग लेखक अलग अलग ढंग से राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, लेकिन राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। जैसे जैसे मानवीय समाज का विकास हुआ वैसे वैसे राज्य का विकास हुआ। जो मत्स्य न्याय था, शक्तिशाली का हित, उस ओर संकेत जाता है कि समाज में शक्तिशाली व्यक्ति अपना हित साध लेते थे। शक्तिशाली व्यक्तियों का ही बोलबाला होता था। मेहनत कोई और समुदाय या समूह करता और शक्तिशाली लोग उसका हक छीन लेते थे। यानी ये असमानता या अपन कहें शक्ति के बल पर प्रभुत्व स्थापित करना, शक्ति के बल पर सब कुछ हासिल कर लेना, ये सभी वर्गों के हित में नहीं था। सभी को समान संरक्षण मिले,
निर्देशन मिले, व्यवस्था मिले, अधिकार मिले, कर्तव्य मिले, स्वतंत्रता मिले, इसके लिए राज्य की आवश्यकता पड़े। तो अर्थ का जो नियोजन है, बजट का जो आय व्यय का जो लेखा जोखा है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व जो मैं कह रही हूँ, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जो उत्पादित माल है उसकी वैल्यू, और जो वैल्यू है उसमें आदान प्रदान, ये सब व्यवस्थाएं राज्य के माध्यम से यदि होती हैं तो समाज के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का प्रावधान किया जा सकता है। और आर्थिक पहलू को बिना नियोजन किए, बिना सामंजस्य के पूर्ण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार को जनता के हितों की पूर्ति के लिए कार्य करना है, और कोई भी कार्य बिना बजट के, बिना प्रावधानों के, बिना संपत्ति के, बिना खजाने के संभव नहीं है। तो सरकार के खजाने में आंशिक अंशदान प्रजा का, नागरिकों का आता रहे, और समय आने पर वही प्रजा में वितरण कर दे सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए, तो ये एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव और सामंजस्य का भाव प्रकट होता है। राजनीति शास्त्र राज्य सरकार से संबंधित जो अध्ययन करता है, जैसे राजतंत्र हुआ करता था, तो राजतंत्र राजा और प्रजा का जो संबंध था, तो राजतंत्र में भी हम इन्हीं पहलुओं पर बल देते हैं कि स्वामी यानी राजा स्वामी है, और उसका मंत्रिमंडल उसका बल है, उसकी शक्ति है, और वह एक सुरक्षित स्थान पर रहता है और एक निश्चित भूभाग पर शासन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उसके पास संरक्षित कोष होना चाहिए। संरक्षित कोष से तात्पर्य यही है कि राजा के पास धनराशि हो, और वह धनराशि मुद्रा किसी भी रूप में हो सकती है, और आवश्यकता पड़ने पर वो प्रजा पर वितरित कर दे। तो जो वितरण होगा वो पहले नियोजित किया जाएगा, यानी संकलित किया जाएगा, और संकलित करने के बाद ही उसको वितरित किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इन सब प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप देने का कार्य राज्य एवं सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, उसका मूर्त रूप है सरकार, और सरकार के द्वारा सभी के हितों की पूर्ति हेतु नीतियों का निर्धारण करके और बजट का निर्धारण किया जाता है, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, हर पहलू यानी सभी पहलू जो मानव की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि से संबंधित हैं, उस पर पूरा नियंत्रण और नियोजन का कार्य राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए और किया जाता है। तभी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की पूर्ति हो पाती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे अब प्राकृतिक आपदाएं, ये संपूर्ण सृष्टि को ही प्रभावित करती हैं। ऐसे में जो उम्मीद की जाती है प्रजा और नागरिकों, समाज के लोगों के द्वारा, वो सरकार से उम्मीद की जाती है कि ऐसी विपदा के समय हमें हेल्प मिले, हमें सहयोग मिले। भूकंप है, बाढ़ है, अकाल है, महामारी है, और सामान्य काल में रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार है। ये सब चीज़ें हम अपने सरकार से उम्मीद करते हैं, लेकिन सरकार भी जनता पर ही निर्भर होती है। वो थोड़ा थोड़ा अंशदान प्रजा से इकट्ठा करती है, और उसे अपने संरक्षित कोष के माध्यम से, एक चक्रीय सिद्धांत के माध्यम से, सर्कल के माध्यम से, आदान प्रदान के माध्यम से प्रजा के हितों पर ही
वितरित करती है। देवीय सिद्धांत में ये पढ़ाया जाता है कि राजा को सूर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। सूर्य अपने तेज और प्रकाश से संपूर्ण प्रजा को लाभान्वित करता है, ओस के कणों को समेट लेता है और बदले में बरसात के रूप में जनता को लाभ मिलता है या तृप्ति होती है। हर तरह से कुबेर व्रत का पालन करना, वायु व्रत का पालन करना, पृथ्वी व्रत का पालन करना, सबके भार को वहन करने का दायित्व सरकार का होता है। लेकिन सरकार प्रजा सरकार पर निर्भर करती है। तो अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है असमानता उत्पन्न हो। असमानता कहाँ होती है? जब धन की अधिकता और धन की कमी होती है। इसीलिए अरस्तु ने इस पहलू पर बल दिया कि न तो धन की अधिकता हो न कमी, इतना हो कि उसे व्यवस्था दी जा सके। तो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए, समन्वित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार का दायित्व होता है कि प्रजा के हितों में नीतियों का प्रतिपादन कर उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। बिना अर्थव्यवस्था को समझे, बिना अर्थव्यवस्था को साथ लिए किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ग्रंथ था, उसने सम्राट तैयार किया और उस सम्राट के माध्यम से किस तरह साम्राज्य की स्थापना, किस तरह नीतियों का निर्धारण, कूटनीतिज्ञता का सहारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन, राष्ट्र की सुरक्षा, बहुत सारे पहलुओं का उसमें हम अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र को एक ही दृष्टि से देखा। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, हम वर्तमान समय में राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़कर उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को साथ में लेकर राज्य के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है। और यदि राज्य न हो तो आर्थिक गतिविधियां या नीतियां प्रभावित और संचालित नहीं हो सकती, और यदि आर्थिक पहलू न हो तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी अधूरा रह जाता है। नमस्कार।